हेलो बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 8 चैप्टर डिस्कस करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें हम सेल के पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिस्कवर, सेल के नंबर, सेल के शेप, सेल के साइजेज। उसके बाद हम सेल की फंक्शंस पढ़ेंगे, सेल किस प्रकार से काम करता है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू किस प्रकार से काम करते हैं, किसी एक काम को करने के लिए टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना है या बहुत सारी सेल से बना है, सिंगल सेल से बनने वाले को क्या बोलते हैं, बहुत सारे सेल से बनने वाले को क्या बोलते हैं, प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों होता है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप वीडियो को आराम से देखना, आराम से सुनना, चैप्टर के जो भी नोट्स है आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप केवल चैप्टर को ध्यान से सुनना और समझना। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम है बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें हम पहले सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जिस प्रकार से एक वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ब्रिक होता है, उसी प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या होता है, सेल। तो सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया, किसने देखा और कहाँ देखा, कैसे देखा, वो हम सेल की डिस्कवरी में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने 1665 में एक ट्री की बार्क के कोर्क में देखा। एक ट्री की बार्क के कोर्क में उन्होंने एक बॉक्सेज जैसी स्ट्रक्चर देखी। ठीक है, और फिर उन्होंने उस बॉक्सेज जैसी स्ट्रक्चर को क्या टर्म दी, सेल टर्म दिया उन्होंने। ठीक है, और फिर उन्होंने उसकी मैग्नीफ जो माइक्रोस्कोप है उनसे स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि उसी प्रकार से अरेंज्ड होती है जिस प्रकार से एक बॉल में ब्रिक्स अरेंज्ड होती है। तो उन्होंने जो छोटे छोटे बॉक्स उस ट्री की बार्क के कोर्क में देखे, उनको सेल की टर्म दी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slice of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes or compartments cork slice. इस प्रकार से उसको पार्टीशन दिखाई दिए। ठीक है, जिनके बारे में हम बता दिया मैंने। ठीक है, तो इन बॉक्सेज को फिर उसने क्या टर्म दिया, उसने रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेज को सेल टर्म दिया। कोई चीज नई डिस्कवर किया है तो उसका पहले से तो उसका नाम होगा नहीं। ठीक है, तो फिर अपने को देना पड़ेगा। तो जब रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया तो उसने क्या टर्म दी, इन बॉक्सेस को सेल टर्म दी। ठीक है, these boxes appeared like a honeycomb. He also noticed one box was separated from other by a wall. उसने ये भी नोटिस किया कि जो एक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से एक वॉल्स के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, और उसी वॉल को उसने क्या नाम दे दिया बेटा, सेल वॉल। हुक coined the term cell for each box. ठीक है, what Hook observed as boxes और cells in the cork were actually dead cells. जिनके बारे में रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहे थे वो एक्चुअली में डेड सेल्स थी। The cells of living organism could be observed only after discovery of improved microscope. Very little was known about the cell for the next 150 years after the Robert Hooke observation. जब रॉबर्ट हुक ने स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप्स थे उनकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसके 150 साल बाद तक सेल के बारे में ज्यादा डिस्कवरी नहीं हो पाई। लेकिन जब इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, इट मींस हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस हुए, तो सेल के बारे में स्टडी आगे हो सकी। अब है बेटा सेल। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है
उसी प्रकार से जिस प्रकार एक वॉल में ब्रिक्स एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है। The both bricks in a building and cell in the living organism are basic structure unit। कि जिस प्रकार बिल्डिंग में एक जो ब्रिक होती है एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है जिससे मिलके पूरा बिल्डिंग फॉर्म होता है, उसी प्रकार से एक सेल से मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म होती है। दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइजेज। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अलग अलग शेप की अलग अलग साइजेज की जो शेप से मिलके हम बिल्डिंग बना सकते हैं, उसी प्रकार जो सेल्स है वो भी अलग अलग साइजेज की अलग अलग शेप की होती है और उनसे बॉडी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फॉर्म होती है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जबकि जो ब्रिक्स है उसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स। बिल्डिंग में जो ब्रिक्स होती है ना, ये ब्रिक्स से यहाँ कंपैरिजन कर रहा है ताकि आपको आसानी से समझ आए। ए हेन्स एग कैन बी सीन इजिली। एक हेन का जो एग होता है उसको आसानी से देख सकते हैं ना। इज इट सेल और एक ग्रुप ऑफ सेल? ये एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है? तो आपको बताऊं कि एक फर्टिलाइज्ड एग एक सिंगल सेल होती है। ठीक है बच्चों, देखो ये एक ब्रिक बिल्डिंग का एक वॉल का फिगर है और ये एक ओनियन पील का फिगर है। इसमें देखो जिस आपने सबने देख रखा है ये तो कि इस प्रकार से ब्रिक्स अरेंज होती है, उसी प्रकार ओनियन पील में भी ये देखो बेटा सेल्स एज इट इज इसी से पैटर्न पे अरेंज्ड है। इसलिए इन्होंने जो वॉल्स की ब्रिक है उनसे कंपैरिजन किया है सेल का, ताकि आपको समझ में आ सके कि जिस प्रकार एक वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ब्रिक होता है उसी प्रकार एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है। The egg of a hen represent a single cell is big enough to be seen by unaided eye। जो सेल है उसको हम जनरली अपनी जो नॉर्मल आंखें हैं, इट मीन्स बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम देख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सेल होता है, यहाँ हम हेन के एग की बात कर रहे हैं जो कि एक सिंगल सेल है, लेकिन जो नॉर्मल सेल है वो हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प चाहिए होती है। अब है ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल्स नंबर शेप एंड साइजेस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेराइटी मतलब भिन्नता पाई जाती है शेप साइज और नंबर में। तो अब हम नंबर शेप और साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नंबर ऑफ सेल्स पे। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स है, किसी ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के शेप पे कि कितनी बड़ी बॉडी है उसकी। ठीक है, a huge animal like elephant, the number runs into billions and trillions। human body trillions of cell which vary in shape and sizes, जो कि अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस, कि एक सेल्स का ग्रुप बनके डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स का सेल बनके सेम टाइप के ग्रुप का सेल्स बनके एक ही काम एग्जीक्यूट करता है और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। जैसे एक ही प्रकार की सेल्स मिलके एक प्रॉपर वर्क एग्जीक्यूट करती है जिसको उस सेल्स के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। आपको पता है मल्टी का मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल। जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं उनको क्या बोलने वाले हैं हम? मल्टी सेलुलर। The number of cell being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of organism। कि जो छोटे जीव है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेल्स का नंबर कम हो सकता है, लेकिन इससे किसी ऑर्गन के काम करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भी कंप्लीट काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़े एनिमल है या ह्यूज एनिमल्स है उनमें सेल्स का नंबर ज्यादा है इसलिए उनका काम आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म, और जो छोटे जीव है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेल्स का नंबर कम है इसलिए वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो जैसा ह्यूज एनिमल में फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं वैसे ही स्मॉलर एग्जीक्यूट में भी फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। You will be surprised to know that organism with a billions of cells begin with a life as single cell which is fertilized egg। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें बिलियंस ट्रिलियंस के नंबर में सेल्स होती है उसकी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है, और वो सिंगल सेल क्या होती है? फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है। द फर्टिलाइज्ड सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो मल्टीप्लाई होती जाती है डिवीजन के टाइम, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। लुक एट फिगर 8.3a अमीबा एंड ए एंड बी दोनों। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ए सिंगल सेल। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से बना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हैं उसको हम बोलने वाले, उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे मल्टीसेलुलर। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल सिंगल सेल से बने हैं उनको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। ठीक है। जैसे एग्जांपल है अमीबा, ठीक है, एंड पैरामीशियम। ये दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे है? सिंगल सेल्ड है। इट मींस इनका जो बॉडी फॉर्मेशन हुआ है वो सिंगल सेल से हुआ है। A single celled organism perform all necessary functions that multicellular organism performs. A single celled organism like amoeba captures, digests food, respires, excretes, grows and reproduces. Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs। कि जिस प्रकार से जो सभी नेसेसरी फंक्शंस हैं, जैसे फूड को डाइजेस्ट करना, रेस्पायर करना, एक्सकर्ट करना, ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, ये सारे फंक्शंस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी एग्जीक्यूट करता है। जिस प्रकार मल्टी सेलुलर में एक पर्टिकुलर काम को एक टिश्यू को परफॉर्म करते हैं और टिश्यू किसमें पर टर्न आउट हो जाते हैं? टिश्यू मिलके एक ऑर्गन में। तो जैसा हम पहले बात कर चुके, मैं बता चुका आपको कि जिस प्रकार से मल्टी सेलुलर में फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं जहां बहुत सारी सेल्स एक ग्रुप में लाके काम करती है, वही काम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। शेप ऑफ साइजेज, और यहाँ पे मैं बताऊं कि जो फंक्शन है, जो काम करने है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार मल्टी सेलुलर में काम होते हैं उसी प्रकार सिंगल सेलुलर में भी जो सेल्स है वो फंक्शंस एग्जीक्यूट करती है। अब है शेप ऑफ सेल। अभी तक हम पढ़े नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर क्या होते हैं।
ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम हम दो यूनिसेल्युलर के एग्जांपल देखें, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर क्या होने वाले, अमीबा एंड पैरामीशियम, जो एक ही सेल से मिलके उनकी बॉडी फॉर्मेशन हुआ है। मल्टी सेलुलर, जो बहुत सारी सेल से मिलकर उनका बॉडी फॉर्मेशन हुआ है। अब फिगर 8.3 ए, 8.3 ए जो क्या था, अमीबा का था। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, यू मे से दैट शेप अपीयर्स इरेगुलर। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था स्लाइड में, अमीबा का शेप कुछ इस प्रकार से था, इरेगुलर शेप था, ठीक है। कैसा था, इरेगुलर, अनियमित आकार का। इन फैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनाइट शेप अदर अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती है जिस प्रकार से दूसरे ऑर्गेनिज्म की होती है, ठीक है। It keeps on changing its shape. Observe the projection of various length protruding out of its body. These are called pseudopodia. ठीक है। इसकी बॉडी से जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रूडिंग आउट, यानी बाहर की ओर निकलना, इनको बोलते हैं हम बेटा स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। As you learned class 7, these projection appears and disappear as amoeba moves or feeds. ये प्रोजेक्शन है, वो कभी अपीयर होते हैं और कभी डिसअपियर हो जाते हैं। और ये कब अपीयर और डिसअपियर होते हैं, जब अमीबा मूव करता है और वो फीड लेता है, ठीक है। इसके बाद है द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। जो शेप में चेंज है वो इन्हीं के कारण होता है। और क्यों होता है, जो इससे उसके मूवमेंट में उसको हेल्प मिल सके और वो फूड को कैप्चर कर सके। ए व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए सिंगल सेल, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी के ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है वो भी एक सिंगल सेल है, और एक अमीबा भी सिंगल सेल है। लेकिन क्या डिफरेंस है यहाँ पर, जो अमीबा है वो एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है और उसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है, जबकि डब्ल्यूबीसी है वो एक सेल है और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। Blood in another example of single cell which can change its shape, but while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. What say food you accept in organism with millions of cells? Figure 8.3 जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। So different cells such as blood, muscle and nerve of human beings, the different shape are related to their specific functions. जिस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो ये क्या है, ये ब्लड सेल्स है। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जो ब्लड सेल्स है। इसके बाद जो ये वाली सेल्स है, ये क्या है बेटा, मसल सेल्स है। और ये क्या है, नर्वस सेल्स है। तो सेल की शेप डिपेंड करती है सेल के फंक्शन पे, कि वो किस प्रकार का फंक्शन कर रही है, उसी के बेसिस पे सेल का शेप डिपेंड करता है। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग और ब्रांच्ड अलाइक द नर्वस सेल्स। कई बार नर्वस सेल्स की तरह ब्रांच्ड और लंबी होती है। और ए न्यूरॉन, जिसको न्यूरॉन, द नर्वस सेल रिसीव द ट्रांसफर मैसेज। जो नर्वस सेल्स है उनका काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना। हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो अलग अलग पार्ट है उनको कंट्रोल करना और साथ ही में उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। मैसेज को रिसीव करना, ट्रांसफर करना, ये सब नर्वस सेल्स के काम होते हैं जो नर्वस सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। Which part of blood cell give its shape? Component of cell are enclosed with a membrane. कि सेल को कौन सा पार्ट है जो सेल को शेप देता है,
तो सेल के जो सभी पार्ट्स हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो उस मेम्ब्रेन को क्या टर्म दी यहाँ पे? सेल वॉल। मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग, सॉरी, उस जो सेल है, जो मेम्ब्रेन है, उसको क्या टर्म दी बेटा? सेल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट्स है उनमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट वेरिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे टेम्परेचर, विंड स्पीड, इनसे प्रोटेक्शन के लिए उनमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो एनिमल सेल्स में नहीं होती है, केवल प्लांट सेल्स में। सेल वॉल इज एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन plant cells. It gives shape and rigidity to these cells. Bacteria also has a cell wall. ये एक फैक्ट है कि बैक्टीरिया भी जो सेल है उस पे सेल वॉल पाई जाती है। अब हमने पढ़ेंगे साइज ऑफ सेल्स। तो हमने पढ़ा सेल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, सेल की डिस्कवरी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा नंबर ऑफ सेल्स की, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल्स का नंबर अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है। तो हम नंबर के आधार पर स्टडी कर चुके हैं और शेप के बेसिस पे स्टडी कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं साइज के बेसिस पे स्टडी। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एंड मिलियंथ ऑफ मीटर or may be as large as few centimeter. However, most of cells are microscopic in size, are not visible to unaided eye. कि जो ज्यादातर सेल्स है उनको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, लेकिन जो कुछ सेल्स है वो इतनी लंबी होती है जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर तक होता है। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड or magnified a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria, and the largest cell measuring the 170 mm to 130 mm is egg of the an ostrich. ये जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो किस में होती है? बैक्टीरिया में। और जो लार्जेस्ट सेल है वो ओस्ट्रिच का एग होता है, जिसकी साइज दे रखी है यहाँ पे। The size of cell has no relation with the size of body of animal or plant. कि जो सेल की साइज है उसका जो प्लांट या एनिमल है उसकी बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे हम बात करें एक एलिफेंट और एक रेट की, तो एलिफेंट एक ह्यूज एनिमल है, उसकी बॉडी का जो शेप है, जो साइज है वो बहुत बड़ा है। और एक रेट की बात करें तो उसकी बॉडी का साइज बहुत छोटा है। लेकिन एक पर्टिकुलर जो दोनों में सेल है, दोनों में मान लेते हैं दोनों के जो नर्वस सेल्स है, अब ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट है उसके नर्वस सेल्स बहुत बड़े होंगे उसकी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, और रेट है उसकी नर्वस सेल्स बहुत छोटे होंगे उसकी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग। लगभग उनके आकार सेम होते हैं, उनका बॉडी के साइज के साथ सेल की साइज का कोई रिलेशन नहीं होता है। It is not necessary that cell in the elephant much bigger than the those in rat. The size of cell is related to its functions. कि जो सेल का साइज है वो उसके काम पे डिपेंड करता है, उसके एनिमल की बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। Nervous cells both in elephant and rat are long and branched. They perform as the same function that the transferring message. कि जो नर्वस सेल्स है वो रेट और एलिफेंट दोनों में एक ही फंक्शन एग्जीक्यूट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़े उसमें हमने सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली, बेसिक उसके बारे में सीखा। अब सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। Organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. कि जो digestion system है
उसमें हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर काम होता है, किसी का डाइजेस्ट करना, किसी का एसिमिलेशन करना, किसी का एब्सॉर्ब करना। उसी प्रकार डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल रूट हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। कि जो रूट है उनका क्या काम होता है कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन है ना उनका। लीव्स, लीव्स आप जानते हो कि आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो जो प्लांट में लीव्स है उनका क्या काम है कि वो फूड को सिंथेसिस करेगी, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको करेगी। तो यहाँ पे हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है और वो फंक्शन वो पर्टिकुलर ऑर्गन ही एग्जीक्यूट करेगा। Each organ is the further made up of the smaller parts are called tissue। ठीक है, ईच ऑर्गन किनसे मिलके बना होता है? टिश्यू से। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है एक ही प्रकार की सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शंस। कि एक टिश्यू होता है एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन एग्जीक्यूट कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स। सेल के पार्ट। तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल होती है उसका जो बाहर का कवरिंग होता है, ठीक है, सेल के जो बाहर का कवरिंग होता है, ये जो कवरिंग है सेल के बाहर का जिसमें सेल के सभी पार्ट्स एनक्लोज्ड होते हैं, उसको उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में इसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है। क्यों? क्योंकि वो वो मूवेबल होते नहीं, इसलिए उनको जो डिफरेंट वेरिएशंस है विंड की हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए उनमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये ओनली किस में होती है बेटा? प्लांट सेल्स में ही होती है। किस में होती है? प्लांट सेल्स में। और इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था हमने कि ये बैक्टीरिया में भी होती है। किसमें होती है? बैक्टीरिया में भी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है बेटा? पोरस होता है। कैसा होता है? पोरस। पोरस मीन्स इसमें बहुत माइक्रोन्स के साइजेस के क्या होते हैं? होल्स, जो इसमें किसी सब्सटेंस को मूवमेंट को इनवर्ड और आउटवर्ड अलाउ करते हैं। The basic component of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane। जो ये साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है ये किसमें एनक्लोज्ड है? सेल मेम्ब्रेन में। The membrane separates cells from one another and also cell form the surrounding medium। ठीक है, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो उनको दूसरी सेल मेम्ब्रेन से अलग करती है और आसपास के जो सराउंडिंग्स है उससे भी क्या करती है? अलग करती है। The plasma membrane is porous and allow the movement of substance to inward or outward। ठीक है, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे होती है? पोरस। पोरस मीन्स उसमें क्या होते हैं? जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे किसी सब्सटेंस को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कराने में वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, कि जो प्लांट सेल्स है उनमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है जो सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल, जो केवल प्लांट सेल्स में होती है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी ऑफ सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो सेंट्रल में जो एक
सर्कल जैसी बॉडी स्ट्रक्चर में दिखाई देती है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो इसका बाकी का जो एरिया है जिसमें और ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जैसे हम पिछले में बात करें तो ये जो है, ये जो सबस्टेंस है, ये जो ऑर्गन्स है, इनको हम क्या बोलने वाले हैं, इनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो सेंटर में सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, ये है न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. जो जेली सबस्टेंस होता है जो यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। You have learned in earlier that cell membranes give the shape to the cell. हमने पढ़ा कि जो सेल है उसको शेप कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन। In addition, the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plants called cell wall. कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर लेयर होती है प्लांट सेल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। This additional layer surrounding the cell membrane is required to plants for a protection. Cell need protection against the variation in temperature, high wind speed, and atmospheric moisture, etc. They are exposed to these variations. वो इन वेरिएशंस में भी एकदम एक्सपोज्ड कंडीशन में है, तो इन कंडीशन से उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि वो मूवेबल नहीं होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन वो अदर ऑर्गेनिज्म की तरह मूवेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनको एक एक्स्ट्रा कवरिंग की जरूरत होती है इन प्रोटेक्शन, जो इन वेरिएशन से प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर उनमें एक जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्केंटिया एलोडिया रोयो। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर सेल स्लाइड इन केस ऑफ ओनियन। ये तो लैब की काम है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यह है ह्यूमन चिक सेल्स का फिगर। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, जब हम स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसा दिखता है ह्यूमन चिक सेल का स्लाइस। ठीक है, तो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, समझ में आया, साइटोप्लाज्म। इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है, वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ इन सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो और ऑर्गन्स है, ऑर्गेनेल्स है, वो कहां पाए जाते हैं, इसे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn in about them in later classes. और इस साइटोप्लाज्म में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम है, वो कहां पाए जाते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। क्यों, क्योंकि इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। हम इसको आसानी से स्टेन कर सकते हैं, इसको आसानी से डाई कर सकते हैं, आसानी से इसको कोई स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं, और फिर उसकी हेल्प से हम इसको आराम से इसकी स्टडी कर सकते हैं। The nucleus is separated from a cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. अब देखो कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उससे भी इसको अलग करने के लिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allow to the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये भी कैसी होती है, पोरस होती है। ये भी कैसी होती है, पोरस। और पोरस का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि बहुत छोटे
होल्स होते हैं जिनकी हेल्प से उनमें मूवमेंट को इनवर्ड और आउटवर्ड सॉरी किसी सबस्टेंस के मूवमेंट को इनवर्ड और आउटवर्ड अलाउ करते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें तो न्यूक्लियस से के अंदर से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कोई सबस्टेंस के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। With the microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus is called the nucleus. In the addition, nucleus contains thread-like structure called chromosomes. न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। कि थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स जो हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। These carry genes and help in inheritance or transfer the characters from the parents to the offspring. कि जो ये क्रोमोसोम्स है ये किसको कैरी करते हैं, जीन्स को। और ये जो जीन्स है इन्हीं में जो पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स है वो स्टोर रहते हैं जो उन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स के उनको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जीन्स। जीन्स कहां पाए जाते हैं, जीन्स कहां पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम कहां होता है, न्यूक्लियस में। और क्रोमोसोम्स कैसे स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। द क्रोमोसोम में बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम तभी दिखाई देगा आपको जब सेल डिवीजन के प्रोसेस निकले, मतलब सेल डिवाइड हो गए। ठीक है। जीन, अब जीन के बारे में हम थोड़ी यहाँ पे अलग से इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा मैं बता दिया पहले कि जो जीन है वही जो करेक्टर्स है ऑफ पेरेंट्स के उनको उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। It controls the transfer of hereditary characteristics from parents to offspring. This means your parents pass some of their characters on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hairs, you might also end up having curly hairs. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार से आपके फादर की यदि ब्राउन आइज है तो जीन्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि आपकी भी ब्राउन आइज हो सकती है, जरूरी नहीं, हो सकती है। तो उनका जो ये करेक्टरिस्टिक्स है इसको ट्रांसफर किसने किया, जीन्स ने किया। ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को प्लेबैक स्पीड है उसको फास्ट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। Nucleus, in the addition of its role in inheritance, act as control center of activities of the cell. The entire content of living cell is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and nucleus. Protoplasm is called the living substance of cell. ठीक है। The nucleus of bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organism. ठीक है। जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है जैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अभी जो हमने ये पढ़ा ना, ये स्ट्रक्चर किसका था, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का था। ठीक है। तो यूनिसेलुलर होता है ना बैक्टीरिया, तो इसका इस प्रकार से नहीं होता। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये मेम्ब्रेन है ये नहीं होती, इसमें जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म में एक्सपोज्ड होता है, खुला रहता है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड टर्म प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। ऐसी सेल्स जिनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है उनका जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऐसी सेल्स को प्रोकैरियोटिक। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस सबस्टेंस है तो ये जो मेम्ब्रेन है ना ये उसमें एब्सेंट रहती है। ये जो मेम्ब्रेन है ना ये उसमें एब्सेंट रहती है। और जो उसका साइटोप्लाज्म है, जो उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है,
उसमें ये एक्सपोज कंडीशन में रहता है, खुला रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी, पहले तो सेल की बात कर लेते हैं, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये तो सेल है, अब ये सेल किसी ऑर्गेनिज्म में होगी, उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें प्रोकैरियोट सेल्स होती है उनको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट मींस न्यूक्लियस। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड blue green algae, the cells like onion cells, chick cells having cell wall nucleus with nuclear membrane are designed to the as eukaryotic cells। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके एग्जांपल देते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया किस प्रकार का है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कैसे है, ये है बेटा प्रोकैरियोट्स। इनकी जो सेल्स है उसमें न्यूक्लियर सेल्स में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिस सेल में एब्सेंट होती है उसको बोलती है प्रोकैरियोट सेल, और जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसे प्रकार की सेल्स होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट सेल्स किसमें होती है, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर, जो सॉरी यूकैरियोट्स की, किसकी बात करते हैं, यूकैरियोट्स की, ठीक है। तो यूकैरियोट्स क्या है कि जैसे ओनियन चिक सेल देखी, ओनियन सेल्स देखी, चिक सेल्स देखी, इनमें क्या होता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियर सेल भी होती है, जैसे यहाँ पे हम चिक सेल देखें, ठीक है, न्यूक्लियर सेल नहीं रहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप आसानी से, ठीक है। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म से उसको अलग करता है, इस प्रकार की सेल्स को क्या बोलते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म other than bacteria and blue green algae are called eukaryotes, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं while observing the onion cells under the microscope did you notice a blank looking structure in the cytoplasm, it was called vacuole। उसमें हमें एक ब्लैंक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जब हम ओनियन सेल्स के माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं, तो उस ब्लैंक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल और बिग, एक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इन द ओनियन सेल चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स एंड लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स है वो बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, ठीक है। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell, Trendescitia leaf. These are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. कि आपने देखा होगा जब आपने ट्रेंडेस्केंटिया का माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो क्या देखा आपने, दे आर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में स्केटर्ड हो रहे हैं, ऑफ द लीफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इनको क्या बोलेंगे हम, plastids। They are different colors and some of them contains green pigment called chlorophyll। वो अलग अलग कलर के हैं और उनमें से कुछ प्लास्टिड्स का ग्रीन कलर होगा, जिनको हम उस प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर वालों को क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो पिगमेंट है जिसके कारण उनका कलर ग्रीन है, उस पिगमेंट को तो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और ऐसे प्लास्टिड्स जो ग्रीन कलर के हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। और ये जो प्लास्टिड है जिनका ग्रीन कलर है, इन्हीं के कारण लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर to the leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaf is essential for the
फोटोसिंथेसिस। और जो ये ग्रीन पिगमेंट है जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है और क्लोरोप्लास्ट के कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ये क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए असेंशियल होता है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स और एनिमल सेल। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 ये should be able to compare the plant animal cell, observe the plant and animal cell carefully, tabulate। देखो हम इसे फिगर से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। अब बात करें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग ओनली प्लांट सेल में होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में होती है जबकि एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। उसके बाद बात करें वैक्यूल्स की, तो जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल्स में उनकी साइजेस बड़ी होती है जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स की साइज छोटी होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस लगभग सेम होता है कि जो प्लांट सेल्स है और जो एनिमल सेल्स है उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता मेजर न्यूक्लियस में। और साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें जो प्लास्टिड्स है उनकी जो प्लास्टिड्स है ये कहाँ होते हैं, केवल प्लांट सेल में। ठीक है, ये देखो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। वैक्यूल प्रेजेंट लेकिन बड़े, इसमें भी प्रेजेंट लेकिन छोटे, स्मॉल साइज में। ठीक है, तो अब ये हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट हुआ। ये जो कीवर्ड्स है ये हमें क्या कराएंगे, रिकॉल कराएंगे कि आपको चैप्टर को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो रिवाइज करने के लिए कि आप तुरंत उसको तैयार कर सकते हैं। तो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल पे उसका सॉल्यूशन मिलता है आपको। और जो भी है और कोई भी अपना स्टडी मटेरियल है उसको आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं एकेडमी से। धन्यवाद।